आइए परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम इस आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को मंच पर आमंत्रित कर ही चुके हैं। तो मेरा आग्रह है महेंद्र जी से कि वह आगे आएं और हमारे अतिथिगण का स्वागत करें। जोरदार तालियां। अब मैं नीरज कुमार दुबे जी से आग्रह करूंगी कि वह मंच पर इस परिचर्चा का संचालन शुरू करें। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर। आज के इस सेक्टर में आपने सुनने के आप पर जानता हूं कि आज आपकी कई सारी व्यवस्थाएं भी हैं और सर इस चर्चा का जो विषय है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां देश के लिए कितनी लाभप्रद है। तो अगर आप कुछ बिल्कुल अपना करें तो पहले आप अपनी शुरुआत आपसे सवाल करें। धन्यवाद। मैं नीरज जी प्रभा साक्षी के सभी श्रोताओं को अपनी शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देता हूं। देखिए, आर्थिक विषय देश में बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं और आज भारत का अगर आप प्रभाव देखेंगे, चाहे G20 के अंदर या विदेशों में प्रधानमंत्री जब जाते हैं, तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि विश्व भी इस बात को मानता है कि आने वाले 1-2 दशक में जो आर्थिक जो एक्टिविटीज है, एक्शन है, वो भारत में शिफ्ट होंगे और वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो बिना कोई आर्थिक महाशक्ति बने कोई भी कंट्री विश्व में लीडरशिप का रोल नहीं प्राप्त कर सकती और उस तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी बढ़ रहे हैं। 2047 का जब हम बात करते हैं तो यह विश्व गुरु के स्थान की बात करते हैं, तो उसमें हमें पहले आर्थिक महाशक्ति बनना बहुत आवश्यक है। अब आपने संक्षिप्त में आपको एक बात रखूंगा, ये तीसरी टर्म की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। 2024 का महत्वपूर्ण इलेक्शन है। तो मैं ये बात कह रहा था, तो पहले टर्म जो हुआ था 2014 में हमारी सरकार आई थी, तो तब एक तरीके से लीगेसी इश्यू हमारे देश में अर्थव्यवस्था में बहुत सारे थे। भारत की अर्थव्यवस्था में हम फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी में क्लासिफाई हो चुके थे और उसका एक कारण था कि हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ओवर लीवरेज्ड बैलेंस शीट के कारण प्रॉब्लम्स में था। बैंक्स जो एनपीए के अंतर्गत बहुत बुरी तरह उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस थी वो खराब हो गई थी। इन्फ्लेशन लगभग डबल डिजिट के ऊपर यह था और हाई अमाउंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट 2008 के बाद बुरी तरह से फिस्कल डेफिसिट हो गया। तो हमने पहले 5 टर्म्स में, पहले 5 साल में, पहली टर्म में इन लीगेसी इश्यूज को कंट्रोल किया। बैंकों को कैपिटलाइज किया 3 लाख करोड़ से, जो ओवर लीवरेज कॉर्पोरेट सेक्टर थे, डेट ओवर लीवरेज थी, उनको ठीक किया और उसके बाद जैसे ऐसे रिफॉर्म्स लाए, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, जिसने लगभग 4 लाख करोड़ बैंकों का पैसा जो एनपीए था उसको रिलीज किया, जो बैंकों को कैपिटलाइज किया 3 लाख करोड़ से। जीएसटी जैसे रिफॉर्म्स लिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में जबरदस्त लीकेजेस थी। सरकार के पास जो रिसोर्सेज, आम आदमी पैसे टैक्स देता था, इनडायरेक्ट टैक्स में एक बच्चा भी पेंसिल खरीदता है तो उसमें भी टैक्स का उसका कंपोनेंट होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सरकार तक नहीं पहुंचता था, डायरेक्ट टैक्स में करप्शन था, वो था, तो उसको जीएसटी जैसे टेक्नोलॉजिकल वर्चुअल असेसमेंट के अंतर्गत उनको किया। तो जीएसटी इतना रेट कम करने के बाद भी जो एवरेज रेट उस वक्त 25 से 30% था, उसको अभी आरबीआई की रिपोर्ट थी 11.6% पे जीएसटी रेट है, तब भी टैक्स कलेक्शन 1,60,000 करोड़ मंथली से ऊपर बढ़ गया। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 26% से बढ़ गया। तो करप्शन, लीकेजेस किया। जन कल्याणकारी योजनाओं में जनधन अकाउंट और इसके माध्यम से लीकेजेस को खत्म किया और राष्ट्रपति जी ने बताया था कि 29 लाख करोड़ पिछले 9 साल में सरकार जनता को ट्रांसफर करने में सफल हुई। इसमें बिना एक भी पैसा लीकेजेस के लोगों के खाते में गया। तो यह जो लीगेसी इशू में फर्स्ट टर्म में काम किया, फिर उसके बाद जनता ने उसका हमें बहुत आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरा टर्म्स जो आया उसमें एक तरीके से पहला स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का था कि द साइज ऑफ द केक डज मैटर। तो जन कल्याणकारी योजनाएं जो इतनी सारी आई, अगर आर्थिक विकास नहीं होगा तो इन योजनाओं को सस्टेनेबल नहीं हो सकता। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फास्ट ट्रैक रिफॉर्म्स सरकार ने
बहुत तेज़ी से किए। उसमें जो PSUs को नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर से हटाया, पहली बार 20 साल बाद एयर इंडिया जो कि इतना बड़ा लीगेसी में 60,000 करोड़ का डेट था उसको प्राइवेटाइज किया। और आज 9 साल के बाद मैं बताता हूँ, आप एक एक करके PSUs को देख लीजिए, मैसिव उनका रिवाइवल हुआ है। मार्केट में कैपिटल मार्केट को जो ट्रैक करते हैं उनको पता चलेगा, चाहे HAL को ले लीजिए, जितने भी PSUs लिए, रेलवे के PSUs लीजिए, बाकी सारे PSUs लीजिए, उन्होंने ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस किया, आउट परफॉर्म किया, बिकॉज उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, उनके लिए ट्रांसपेरेंसी आ गई, उनको नए नए प्रोजेक्ट मिले, सरकार ने काफ़ी तरीके से उनको सपोर्ट किया। तो इन रिफॉर्म्स को किया। और अभी राकेश जी को मैं सुना था और भी कहता, लेकिन मैं 2 बात और कहता हूँ। अवर अटेम्प्ट फॉर लैंड और जो ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बड़े कमिटमेंट के साथ किए थे। डेमोक्रेसी में कई चीज़ें ऐसी होती हैं, बट वी वर कमिटेड फॉर रिफॉर्म्स। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यानी एक ओवरऑल प्लान के तहत काम किया। लीगेसी इशू को फर्स्ट टर्म में टैकल किया थ्रू टेक्नोलॉजी, करप्शन, लीकेजेस, ऐसे GST, ऐसे रिफॉर्म्स के साथ। दूसरे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेज़ी से किया, रिफॉर्म्स को आगे ले गए। और जो एक एग्जांपल मैं ये देना चाहता हूँ जनधन अकाउंट का, जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने एक रिपोर्ट दी अभी कुछ ही दिन पहले, उसने कहा है कि इंडिया ने जो बैंकिंग पेनिट्रेशन, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम किया, वह 47 साल में अगर कोई जो कंट्री अचीव कर सकता, उसको मात्र 6 साल में अचीव करके दिया। कितना ज़बरदस्त वो काम, उसमें रिसोर्सेज भी सरकार ने का। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट कोविड में आपने देखा कैसे वैक्सीनेशन को टेक्नोलॉजी से ड्राइव किया। तो अपने आप में ये जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को इम्प्लीमेंट किया, हैशटैग, ये सब चीज़ें किए। इसके बाद अब ये हम एक चीज़ ये बात करें कि अब हम 2024 में जा रहे हैं, थर्ड टर्म की तरफ जा रहे हैं। तो आज विश्व ग्लोबल, चाहे IMF की रिपोर्ट देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख, किसी की रिपोर्ट कहते हैं, कोई इंडिया को आउटलायर मान रहे हैं, इंडिया को आने वाले समय में बहुत तेज़ी से आर्थिक रूप से प्रगति के रूप में मानते हैं। तो उसमें यह फैक्टर इनकॉर्पोरेटेड है कि हमारी लीडरशिप इस बार पुनः मोदी जी के रूप में देश को रहेगा। तो यह अपने आप में उसका अंडरलाइन फैक्टर है कि अगर हम, ये ऑटोमेटिक नहीं है। कई लोग कहते हैं कि 2008 में भी ऐसा ही सिनेरियो था कि बड़ा अच्छी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़े अच्छे रिफॉर्म्स किए थे, काम किए थे, और 2004 तक बहुत अच्छी तरह इकोनॉमिक सिचुएशन थी। 2008 तक वो काफ़ी अच्छी तरह से तेज़ी से चली। लेकिन उस समय की जो 2004 से 14 की एक सरकार थी, उसने वो सारे गेन्स को कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया। और मैं तो यहाँ तक स्टेटमेंट देता हूँ कि 2004 to 14 वॉज ए लॉस्ट डिकेड फॉर इंडियन इकोनॉमी। उसमें जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को हर्ट किया गया, करप्शन, लीकेजेस और क्रोनी सोशलिज्म जिसको कहता हूँ, सोशलिज्म के नाम पे भ्रष्टाचार और अपनी भाई भतीजावाद, और जिस तरह से किया था, तो वह सोशलिज्म का एक मतलब खराब पहलू हमने देश में देखा, और वो लॉस्ट डिकेड थी। तो अब जो आने वाले समय में थर्ड जो टर्म जिसमें हम इनकॉर्पोरेट करके चलते हैं, तो उसमें सेवरल सेक्टर्स के लिए सरकार ने, हमने इकोसिस्टम प्रधानमंत्री जी ने क्रिएट किया। और ऐसे सेक्टर्स हैं, मैं कुछ बस संक्षिप्त में उनके नाम दिखा दो, जो इंडिया की इकोनॉमी को प्रोपेल करेंगे बहुत तेज़ी से आने वाले समय में, और विश्व की फास्टेस्ट इकोनॉमी और तेज अर्थव्यवस्था बनने के साथ जो 5th लार्जेस्ट से हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ है। तो उसमें सेमीकंडक्टर्स में इतना काम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी में 100 से अधिक स्टार्टअप हो गए, ग्लोबल लीडरशिप हम कर रहे हैं, इतने लो कॉस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G में कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम ग्लोबल लीडरशिप 5G 6G टेक्नोलॉजी में करेंगे, फिनटेक जो फाइनेंशियल सेक्टर में 100 than 100 आर दिस यूनिकॉर्न्स जो स्टार्टअप में बने हुए हैं। तो यह सारे न्यू फ्रंटियर्स ऑफ ग्रोथ सेक्टर्स हैं। देन प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग अबाउट कल्चरल इकोनॉमी इन द कमिंग टाइम।
जब हमारा आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, डांस, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर, ये फूड, इन सब चीज़ों को हमने G20 के माध्यम से ग्लोबल ऑडियंस के सामने पेश किया, तो यह भी हमारी इकोनॉमी को प्रोपेल करेंगे। तो नॉलेज इकोनॉमी और कल्चरल इकोनॉमी, ये दोनों के ऊपर आगे बात करेंगे। और लास्ट स्टेटमेंट में इसमें ये देना चाहता हूँ कि ये जो ग्लोबल प्रोजेक्शंस है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, ये कभी भी नहीं मानना चाहिए कि ऑटोमेटिक हो जाए। कई लोग ये नरेशन कर रहे हैं कि कुछ भी मत करो तब भी अर्थव्यवस्था भारत की ऐसे स्टेज में है कि वह तेज़ी से आगे बढ़ेगी। ऐसे ही स्टेटमेंट 2008 के आसपास लोगों के होते हैं, लेकिन अगर लीडरशिप सही नहीं हुई, उसका डायरेक्शन और सही तरीके से रिफॉर्म्स को उसने आगे नहीं किया, कमिटमेंट के साथ नहीं किया, विल पावर के साथ नहीं किया, कलेक्टिव विल पावर के साथ नहीं किया, देश को साथ में लेके नहीं किया, तो ऑटोमेटिक नहीं होने वाला। इसके लिए अंडरलाइन ये अजम्पशन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 2024 का इलेक्शन इसी नेतृत्व के अंतर्गत देखेंगे, तभी हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। और आपने जो अभी सुनहरी तस्वीर बताई है, लेकिन विपक्ष इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। कई आर्थिक विशेषज्ञ भी इससे नाइतफाकी रखते हैं। और अभी हम देख रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, तो विपक्ष मोदी सरकार पर जो हमला कर रहा है वह मुख्यतः बेरोजगारी और महंगाई को लेकर तो है ही, साथ ही सरकार पर यह आरोप बार बार लगाया जाता है कि चंद उद्योगपतियों को ही लाभ पहुँचाया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने हमेशा आता चंद उद्योगपति हाँ, देखिए, अल्टीमेटली हम भारतीय जनता पार्टी राइट टू सेंटर पॉलिसीज़ में विश्वास रखते हैं। मैं तो अर्थव्यवस्था को देखता हूँ, हमने बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ को हरदम पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग मानते हैं। देखिए, केवल डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल पे वर्ल्ड की कोई इकॉनमी नहीं चलती, और इकॉनमी के बगैर कोई देश आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। एक समय था जब हमारे देश में सब क्षेत्र में हमने प्रगति की थी, और उसमें हम तब 26% ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा हमारे पास था। उसके बाद 1000 साल की हमने गुलामी देखी। 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए तो मात्र 2% की हमारी ग्लोबल ट्रेड में हमारी कंट्रीब्यूशन रह गया था, और उसके कारण गरीबी, भुखमरी, किस तरह के हमारे देश में सारी स्थिति थी। आज पुनः अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो बिजनेस कम्युनिटी इंडस्ट्रीज़ को पार्टनर बिना बनाए, इकोनॉमी के साइज़ को बिना बढ़ाए, केवल डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल पे आप इकोनॉमी को चलाने का जिसको मैं कहता हूँ क्रोनी सोशलिज्म जो है, वह करके आप भ्रष्टाचार को और लीकेजेस को बढ़ावा देते हैं, उससे अर्थव्यवस्था नहीं चलती। देश की अर्थव्यवस्था, जो आपने एम्प्लॉयमेंट और इन सब की बात की, देखिए सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है हर को नौकरी। अगर आप कहोगे कि 140 करोड़ में से अगर 90 करोड़ लोग नौकरी के लिए एलिजिबल हैं, वर्किंग एज में है, तो हर को नौकरी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी या प्राइवेट सेक्टर की? वो पॉसिबल ही नहीं है। सरकार का काम है अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इकोसिस्टम क्रिएट करना। और अर्थव्यवस्था अगर तेज़ी से बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अगर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर डेवलप कर रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इंडस्ट्री आ रही है, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। जैसे विश्वकर्मा स्कीम्स लेके आ रहे हैं, 18 अलग अलग सेक्टर्स को, जो कि बाल काटने वाली नाई है, वो छोटे छोटे उद्योग हैं, बढ़ई है, इस तरह के उद्योगों को सपोर्ट कर रहे हैं। स्वनिधि की अभी ये स्कीम का कितना सक्सेसफुल SBI की रिपोर्ट आई है, वह कितनी अच्छी तरह से छोटे छोटे उद्योगों को सपोर्ट कर रहा है। अभी कोऑपरेटिव सेक्टर पे हम कितना ज़्यादा अमित शाह जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अकेले अमूल 36 लाख लोगों को अकेला कोऑपरेटिव सेक्टर, वो किसी प्राइवेट सेक्टर उसका ओनर नहीं है, उसके लाखों लाखों लोग उसके ओनर हैं। कि कोऑपरेटिव सेक्टर में इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है अमित शाह जी के नेतृत्व में। कोऑपरेटिव सेक्टर में इतना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन रहे हैं, ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, टैक्स में आ रहे हैं, उसके टैक्स को कम कर दिया। कोऑपरेटिव सेक्टर इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे, तो ये विपक्ष को के पास ना डायरेक्शन है, ना विजन है, ना वो देश के हित में सोचना चाहते हैं। केवल अपनी बस कुछ भी बात करना, इससे कुछ होता नहीं। डाटा और चीज़ों को देख के अगर बात करें तो हम चर्चा करने को तैयार हैं कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था अगर 7 to 8% से ग्रो कर रही है। अभी एक रिपोर्ट आई थी ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में,
जेपी मॉर्गन ने भारत के बॉन्ड्स को इंक्लूड कर दिया। $24 बिलियन इस 2 साल में भारत में एडिशनल इन्वेस्टमेंट आएगा। एक समय 91 में हमको सोना गिरवी रखना पड़ा, हम डिफ़ॉल्ट के कगार में थे। आज $600 बिलियन से ऊपर हमारा रिजर्व्स है। हमारे यहाँ FDI पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था तो अर्थव्यवस्था के मापदंडों से चलेगी, उन्हीं मापदंडों से आगे बढ़ेगा। और आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट और कुछ भी लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आर्थिक आंकड़ों से बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भारत की अर्थव्यवस्था में किसी तरह से कोई कमी है। अभी हमने देखा कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने, अंतिम सवाल है मेरा क्योंकि समय का भी थोड़ा सा अभाव है, हमने देखा कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में फिर से कहा कि त्योहारी सीजन है और वोकल फॉर लोकल रहिए। लेकिन हम अभी भी बाजारों में देखते हैं कि चीन से जो सामान आ रहा है वो अभी भी दिखता है। हम अगर आंकड़ों को देखें तो जो व्यापार घटा है चीन के साथ वो ठीक है, थोड़ा सा पहले से उसमें सुधार है, लेकिन अंतर तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, ये जो ग्लोबल ट्रेड और जो रीजनल ट्रेड वाली बात है, यह हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा जो डेफिसिट है, नेगेटिव है, उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारा एनर्जी सेक्टर में। हमारी लगभग 80% ऑफ हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। और बहुत सारी चीज़ें आज के तो उस चीज़ को भी सरकार रिन्यूएबल एनर्जी और उसमें कम कर रही है, ताकि जो हमारा ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है उसको हम कम करें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, जो कि एक चैलेंज है मैं मानता हूँ, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब तक ग्लोबल सप्लाई चेन और रीजनल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट हमारी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नहीं करेंगे तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ नहीं सकता। आज के समय में अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने ग्लोबल लीडरशिप ली है, तो ऐसा नहीं है कि जो उसका बैटरी कहीं बन रही है, चार्जर कहीं बन रहा है, उसका शीशा कहीं बन रहा है, ग्लोबल लेवल पे असेंबल होते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में भी ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट होते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटीग्रेट है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ग्लोबल एंड रीजनल सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करके एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम डोमेस्टिकली कम करें, इथेनॉल ब्लेंडिंग के माध्यम से वगैरह करें, तो हमारा ओवरऑल डेफिसिट कम होगा। जहाँ तक चाइना का है, चाइना ने पीछे कुछ 2-3 दशक में चाइना वॉज द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया था। उसके कारण उसने सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कंट्रोल कर लिया। पोस्ट कोविड चाइना में एक रिस्क डाइवर्जन फैक्टर आ रहा है, धीरे धीरे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट। आज टाटा ने ये जो आईफोन बनाने की फैक्ट्री को यहाँ पे फॉक्सकॉम की लेके कर लिया। आज एप्पल जो फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2014 में केवल 2 थी, आज 200 से ऊपर है कंपनीज हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करके टॉयज़ इंडस्ट्री में कितना बड़ा बदलाव किया। सारे इंपोर्ट, मैं तो देखता था त्योहारों में चाइनीज़ चेहरे के गणेश जी मिलते थे, देवी, तो अब टॉय इंडस्ट्री बढ़ा रहे हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री का वोकल फॉर लोकल है, वो अपने आप में एक तरीके से केवल ये नहीं है। उन्होंने कल मन की बात में ये कहा कि एक वोकल फॉर लोकल का मतलब नहीं है कि एक जाके कुर्ता आपने खरीद लिया और आप समझ लो वोकल फॉर लोकल है। ये कॉन्सेप्ट है, आपको डेवलप करना है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को करना। तो चाइना का एक वर्चस्व है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का फैक्ट्री बन गया था, लेकिन वो अब भारत में शिफ्ट हो रहा है। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म ये रहेगा इस तरह। लेकिन फ्री ट्रेड, हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड अपना यूरोप और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गल्फ कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया से, यूके, यूरोप से और अमेरिका से बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे चाइना का वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल डेफिसिट पे पूरी तरह से सरकार ने काम किया। रेरा जैसे रिफॉर्म का है, MPC के जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इन्फ्लेशन टारगेटिंग को कर रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि रिफॉर्म्स को एक के बाद एक कितने ही बता सकते हैं। सरकार का फोकस्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ में, और बिजनेस इंडस्ट्री को हम साथ मानते हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, बट हम उनका भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको अपना पार्टनर मानते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट किए बगैर देश की अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। और 2047 में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत विश्वगुरु के स्थान पे हमें ले जाना है, तो उसमें सामूहिक संकल्प, कलेक्टिव एफर्ट की बहुत आवश्यकता। और ये अमृत काल की जो बात है,
तो मैं तो यहाँ पे काफ़ी युवा है उनको कहना चाहता हूँ कि ये जो कलेक्टिव विल पावर है, हमारा बहुत अच्छा ये पीरियड है कि हम इस अमृत काल में हम सब लोग इस इकोनॉमिक एक्टिविटी या इस देश में उनका हमारा योगदान रहेगा। तो यही बात से मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत ब्राइट है और उसमें अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। आपने सही कहा कि हम सबके सम्मिलित प्रयासों से ही हमको भारत को विश्व गुरु बनाना है और निश्चित रूप से भारत में विश्व गुरु की जो उसका छवि है वो उसको वापस मिलेगी। इस चर्चा से जुड़े सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी प्रभात साक्षी के सभी श्रोताओं को आपके माध्यम से धन्यवाद अभिनंदन करना चाहता हूँ और आने वाली दिवाली की भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये अपने आप में लक्ष्मी पूजन का देश है, हमने लक्ष्मी को भी सम्मान दिया है, सरस्वती को भी सम्मान दिया है, तो दोनों को सम्मान लेके आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।